गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द हिंदू एंड पीआईबी। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luthra पे टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। जो 10 एरियाज के ऊपर हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे आज। वेक्टर बोर्न डिसीज को देखेंगे। सुपर ऐप आकाश एस मिसाइल के बारे में डिस्कशन करते हुए लेट के बारे में जानेंगे। वेस्ट नाइल वायरस को डिस्कस करते हुए पीएलआई स्कीम जो है हमारी, इसको लेकर एक डिस्कशन हमारा होगा। साउथ चाइना सी को लेकर भी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद अनक्लोज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फाइनली ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमारे जो हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही जो आपका कृष्णा 50 कोड है इसे अभी कैरी ऑन किया गया है, तो इसको यूज कर लीजिएगा। आज और कल में ही इसे हटा लिया जाएगा, बट हाँ ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, चाहे आपके दिन कंप्लीट हो या ना। चलिए जल्दी से चलते हैं, टारगेट को सेट करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें आप 6 जो हमारी कट ऑफ है उसे क्रॉस करने की। हालांकि अगर आप 8 से 10 एमसीक्यूज ठीक कर पाते हैं तो आप टॉपर कैटेगरी में आ जाएंगे। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक है तो यू विल बी इन द सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी। 4 से 5 एमसीक्यूज ठीक है तो एस्पिरेंट कैटेगरी में, और लेस देन 3 अगर आपके एमसीक्यूज ठीक होते हैं देन यू विल बी इन द स्टूडेंट कैटेगरी। जो आपकी 50 डेज की सीरीज है ये आपको हेल्प कर सकती है स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए, बिकॉज एग्जाम जो है प्रीलिम्स का काफी पास आ गया है। करंट अफेयर्स तो यूजुअली हमारा कवर हो जाता है क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वहां से करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन स्टैटिक जो है कहीं ना कहीं हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है, और इसी वजह से 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है वो ऐसे एरियाज के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक के एरियाज हैं उसके ऊपर फोकस करती है, ताकि 50 डेज दैट इज 7 वीक्स के अंदर आपकी एग्जाम से पहले स्टैटिक पोर्शन की खासतौर पे तैयारी ऐसे हो ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते जाए। क्योंकि जो वेटेज है स्टैटिक का धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि प्रीलिम्स के अंदर काफी बढ़ता जा रहा है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन। स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन अभी न्यूज में था, इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप जो टॉपिक है उसको करें अंडरलाइन, और क्या चीज पूछी गई है, जैसे करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, उसको आप सर्कल में डालें ताकि पता चले कि किस चीज के बारे में हमें क्या बताना है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, कई बार करेक्ट की जगह इनकरेक्ट होता है, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट होता है, तो हम गलती कर जाते हैं आंसर करने में। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहती है ये लार्वा माइट्स के द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है, हो सकता है वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है और इसे बुश टाइफस भी कहा जाता है। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आपको 10 सेकंड में इसका आंसर करना है। रिसेंटली यूपी में मथुरा न्यूज में थी ये जगह। रीजन इसका ये था क्योंकि 30 लोग मथुरा के अंदर उनको स्क्रब टाइफस हुआ है और इन्फेक्शन जो आगे भी फैल सकता है, इसी वजह से इसको लेकर जो अभी एक चिंता है वो जाहिर करी गई है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो खास तौर पे वैसे रूरल एरियाज में होता है, एशियन कंट्रीज के अंदर तो पाया ही जाता है। इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया जैसी कंट्रीज जो हमारे एशिया के अंदर फॉल करती हैं, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसी कंट्रीज के अंदर भी ये पाया जाता है। ये लार्वा माइट्स जो होती हैं उनके द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है। बेसिकली इट इज अ वेक्टर बोर्न डिसीज। ठीक है, ये वेक्टर बोर्न डिसीज है, जैसे कि आपकी डेंगू होती है, मलेरिया होती है, उस तरीके से। ठीक है, वैक्सीन जो है इसको लेकर अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, और इसे बुश टाइफस भी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको लेकर एक इन्फोग्राफिक भी मैंने ऐड कर दिया, प्लीज इसको देख लीजिएगा और स्टडी करिएगा। चलिए बिल्कुल, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुन रहे हैं उसकी वजह से ही आप सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सेकंड क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तभी आई एम सेइंग कि जो क्वेश्चन है ये तो सामने आपके एक क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूं उससे भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए बताएं, वेक्टर बोर्न डिसीज के बारे में अभी बताया था, जो लोग सुन रहे थे उनको ईजी होगा आंसर करना। इनमें से कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज है? क्या डेंगू है? व्हाट अबाउट मलेरिया? व्हाट अबाउट वेस्ट नाइल फीवर? जल्दी से आंसर करें, 10 सेकंड्स आपके पास हैं। डिसीज, ऐसी डिसीज जो कि किस वजह से होती है? फ्रॉम एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स बाय ब्लड फीडिंग मॉस्किटोस, टिक्स, फ्लीज या एंथ्रोपोड्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे मॉस्किटोस, ऐसे मच्छर हो गए या टिक्स हो गए जो क्या करते हैं, जो कि ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। आपने देखा होगा मच्छर क्या करता है, मच्छर आपकी स्किन के ऊपर बैठकर फिर उसमें से सक, जो आपका ब्लड होता है उसको सक करना शुरू कर देता है, राइट? तो यहां पर भी वेक्टर बोर्न डिसीज जो है वो ऐसी डिसीज होती है जिसके अंदर जो आपके मॉस्किटोज एंड टिक्स है वो ब्लड को फीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, डेंगू के अंदर भी ऐसे ही होता है, मलेरिया भी ऐसे ही होता है, और वेस्ट नाइल फीवर भी ऐसे ही होता है। और पीछे जो भी हमने पढ़ा है, जो आपका कौन सा है,
जो आपका स्क्रब टाइफस है, जिसको बुश टाइफस कहा जाता है, उसके अंदर भी जो टिक्स होती है, मॉस्किटो नहीं है वहां पर, क्या है वहां पर, टिक्स जो होती है वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, ये यहां पर अलग अलग वेक्टर बोर्न डिसीज के एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, जो कि बात कर रहा है एक सुपर ऐप को लेकर। पूछा गया सुपर ऐप कौन से एरिया से रिलेट करती है, क्या ये व्हीकल से रिलेट करती है, रोड से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या फिर बैंकिंग से। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने, इनके एक मिनिस्ट्री ने ये पर्टिकुलर सुपर ऐप को लॉन्च किया है। व्हीकल रिलेटेड ऐप है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, जैसे कि आरसी, डुप्लीकेट आरसी निकलवानी है, ठीक है, या फिर कोई एड्रेस चेंज कराना है, व्हीकल रिलेटेड एड्रेस चेंज कराना है, ठीक है, इसके अंदर कुछ रिन्यूअल कराना है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, ये सभी चीजें आप ऐप के ऊपर ही कर पाएंगे। मैं इसको योनो ऐप जो है आपकी एसबीआई की, यू ओनली नीड वन, उससे कंपेयर करता हूं, क्योंकि जितनी भी बैंकिंग की चीजें योनो ऐप के ऊपर एसबीआई की इसी एप्लीकेशन के ऊपर हो जाती है। उसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा ये ऐप, सुपर ऐप लेकर आई गई है, जो कि अभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है। इसके अंदर भी सारी चीजें वो हो जाती हैं जो कि आपको अपने व्हीकल से रिलेटेड जरूरी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आकाश एस मिसाइल को लेकर पूछ रहा है। अंडरलाइन करें कि करेक्ट क्या है, सही क्या है। इट कैन टेक डाउन क्रूज मिसाइल, ये दूसरी क्रूज मिसाइल को टेक डाउन कर सकता है। ये माउंटेनियस एरिया के अंदर भी परफॉर्म कर सकता है, और आईजीएमडीपी के अंदर इसे डेवलप किया गया है। मैंने टाइम पीरियड यहां पर शुरुआत कर दी है आपकी, मेक इन इंडिया के अंतर्गत इसे बनाया गया है, ठीक है। 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि दूसरी क्रूज मिसाइल, दूसरे ड्रोन्स और दूसरी कंट्रीज के एयरक्राफ्ट, तो पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान की दूसरी क्रूज मिसाइल को ये टारगेट करके इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लद्दाख जैसे डिफिकल्ट टेरेन के अंदर, लद्दाख जैसे ठंड के अंदर भी ये काम कर सकता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और जैसे ही आपका जो टेरिटोरियल एरिया है, या फिर जो आपकी यहां पर डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पर भी ये मिसाइल अच्छे से काम कर सकती है। आईजीएमडीपी के अंदर जो 5 मिसाइल बनाई गई हैं, जिसे हम पटना कहते हैं, पटना में क्या है, पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, एन से नाग, और फिर ए से क्या है, अग्नि, ठीक है। ये 5 मिसाइल के अंदर ही आपकी पटना के अंदर ही आकाश मिसाइल भी आती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली इट इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल, छोटी रेंज की मिसाइल है, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एरियाज, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वैसे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से भी आ सकता है कि ये किस तरीके की मिसाइल है। क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ये किस तरीके की मिसाइल है। अगर नहीं पता है तो सर्च करें, ऑलरेडी मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, सर्च करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो, देखिए क्या होगा यहां पर, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। 2 तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको अगर कुछ नहीं पता होता है तो वो उस नॉलेज गैप को, जो नॉलेज गैप आपका अवेलेबल है, उसे फिल करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप गूगल करके करें, कोई किताब पढ़ के करें, ठीक है। दूसरी तरफ एक कैंडिडेट होते हैं जो कि कहते हैं कि ये नहीं पता, चलो छोड़ो इसको, मैं बाद में देखूंगा, ये नहीं पता, चलो छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे, और वो बात कभी नहीं आता है। वो जो नॉलेज गैप आपका होता है वो धीरे धीरे और भी बड़ा होता चला जाता है, और फिर एग्जाम में वो नॉलेज गैप जो है उसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। इसी वजह से व्हेनेवर आई आस्क सम क्वेश्चन, क्योंकि वो पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ा है, इसी वजह से पूछता हूं, अगर आपको पता है तो उसका आंसर करें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। अगर उसका आंसर नहीं पता है तो सर्च करके आंसर करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आपको वो चीज रिवाइज हो जाएगी, और नहीं पता है तो पता चल जाएगी। नॉलेज गैप जो है वो आपका नॉलेज गैप नहीं रहेगा, वो फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जब एक कैंडिडेट को पता नहीं होगा कि ये किस तरीके की मिसाइल है, आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर उसे गूगल किया था और उसके बारे में जानकारी हासिल करी थी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। मेक इन इंडिया के अंदर इसे बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने अभी ऐसे आकाश एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के ऑर्डर्स जो है वो यहां पर प्लेस करे हैं। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लेड के बारे में है। पूछा कि लेड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक आर्टिफिशियली अकरिंग टॉक्सिक है, हो सकता है। इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो 5 से 10 किलोमीटर का ऊपर का एरिया होता है अर्थ का, वहां पाई जाती है, और ये व्हीकल्स को हार्म करता है। चलिए, मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं। सोचिए, ग्लोबली ऑटोमेटिव फ्यूल हैज बीन मेड कंप्लीटली लेड फ्री। तो पहले क्या होता था, हमारा जो पेट्रोल होता था उसमें लेड पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमने इससे निजात पाया, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है,
ठीक है। तो इंडिया ने तो पुराने टाइम से, पहले के काफी टाइम से ही एफर्ट्स करने शुरू कर दिए थे और बाय द ईयर 2000 हमने अपनी कंट्री को लेड फ्री बना दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी काफी सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पर लेड वाला पेट्रोल मिलता था, लेकिन अभी पूरी दुनिया जो है वो लेड फ्री हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका, ये एक नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक है, ठीक है। सो इट इज अ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक, नॉट एन आर्टिफिशियल अकरिंग टॉक्सिक। जो बेटर एक्सप्लेनेशन इसकी होगी वो यही होगी, इट इज ए नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक। अब बात करते हैं, इज इट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट? तो यस, अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है और मैंने आपको बताया कि ये एनवायरमेंट और हेल्थ को तो नुकसान करता ही है, क्योंकि हमारा ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स, उसको ये इंपैक्ट करता है। इवन जो व्हीकल्स होते हैं जहां पर इस तरीके के पेट्रोल को यूज किया जाता है, ये व्हीकल्स और उनकी इंजन जो होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो होती है, उनको भी हार्म करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो भी यहां पर ठीक हो जाती है। वट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी सी। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले यहाँ पर किस तरीके के इंपैक्ट्स हो सकते हैं वो भी इमेज के थ्रू देख सकते हैं। एंड यस, कृष्णा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, आज और कल में अवेलेबल रहेगा। हो सकता है आज ही खत्म हो जाए अगर 100 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर इसको ऑलरेडी आज में ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। एनसीईआरटी कोर्स इज अवेलेबल। जो लोग एनसीईआरटी की फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं उस कोर्स को ले सकते हैं। अदरवाइज जो लोग इस साल 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो फाउंडेशन कोर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन सीरीज का जो आपका कोर्स है स्टैटिक पोर्शन के ऊपर खासतौर पे इसमें ध्यान दिया गया, उसमें जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप वैल्यू एडेड मटेरियल चाहते हैं, मतलब 50 डेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया है, उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल चाहते हैं, दैट यू विल गेट इन 100 डेज और 200 डेज के अंदर, जो कि आपके क्रैश कोर्सेज हैं। जो कि फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगले साल के लिए तैयारी करें, 2021 में एग्जाम नहीं दे रहे, उनके लिए फुल फ्लेज आपका राइट फ्रॉम एनसीईआरटी टू स्टैंडर्ड बुक्स का मिशन यूपीएससी 2022 बनाया गया है, जिसके अंदर आपके जो लेक्चर्स है राइट फ्रॉम ऑल द एमसीक्यूज लेक्चर्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन यही आते हैं कि सर क्या सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे? तो यस, मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। ये वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे और क्लास वीडियो भी मिलेंगे। एनसीईआरटी वीडियो मिलेंगे तो वो भी मिलेंगे। क्या स्टैंडर्डाइज बुक्स के वीडियोस मिलेंगे? यस, वो वीडियोस भी इसके अंदर रहने वाले हैं। आंसर राइटिंग रहने वाली है तो यस, वो भी इसके अंदर रहने वाली है। सो देयर इज नथिंग जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको ना प्रोवाइड किया जा रहा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि वेस्ट नाइल वायरस को लेकर पूछ रहा है। बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये मॉस्किटो के द्वारा होता है, मे बी ये सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी हो सकता है। बर्ड जो है इसके अंदर कैरियर के तौर पर काम करते हैं। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। रिसेंटली रशिया ने वार्न किया था कि पॉसिबल इंक्रीज हो सकता है वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन का, क्योंकि जो अभी अक्टूबर का महीना शुरू होगा वहां पर टेम्परेचर कुछ इस तरीके से रहता है कि इसके फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। वेस्ट नाइल वायरस जो है इसे सबसे पहले वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट युगांडा का जो है, वहां पे रिवर भी है, वहां पर आइसोलेट किया गया था 1937 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अब सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता है, ये अफ्रीका के अलावा एशिया और यूरोप के अंदर भी पाया जाता है, इवन नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी, इवन दीज आर द डेवलप्ड नेशंस, वहां पर भी इसके इंसिडेंसेस मिलते हैं। तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करते हैं, सी और डी को आप एलिमिनेट कर डालिए, ठीक है। सीओडी एलिमिनेट होगा, मींस आंसर या तो ए होगा या बी होगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट जो 3 आपका है ये करेक्ट हो जाता है। मतलब बर्ड जो है इसमें कैरियर के तौर पे काम करते हैं, किस तरीके से बताऊंगा। और यस, ये मॉस्किटो की वजह से होते हैं, भी ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो इसमें एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो कैरियर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि उनको भी ये मॉस्किटो इंपैक्ट करता है, और फिर ये दूसरे जानवरों और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर वायरस है उसको फैलाने का काम करते हैं। कैरियर का तो मेन काम ये होता है, वो उस वायरस को कैरी करता है और फिर दूसरे लोगों में स्प्रेड करता है। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। सो इट इज मेंटेन इन अ ट्रांसमिशन साइकिल प्राइमरली बर्ड्स, और जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, और ये जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है बर्ड्स को यूज करता है कैरियर के तौर पर, और फिर ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी स्प्रेड करता है। इसकी वजह से सिवियर न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस जो है, जो मेंटल इलनेसेस है, वो यहाँ पर हो सकती हैं। क्या इसके लिए वैक्सीन हैं? देयर आर नो वैक्सीन टू प्रिवेंट और फॉर मेडिकेशन टू ट्रीट वेस्ट नाइल वायरस। तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसके लिए अभी कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएलआई स्कीम को लेकर क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया पीएलआई स्कीम के अंदर जो इंसेंटिव्स है वो किस किस एरिया के अंदर दिया जाता है। क्या इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए इंसेंटिव दिया जाता है? हो सकता है। क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव दिया जाता है? क्या फॉरेन गुड्स की कॉस्ट कंपेटिटिवनेस के लिए इंसेंटिव दिया जाता है? सोचिए इसके बारे में, ध्यान से पढ़ें, फिर डिस्कस करेंगे। क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम मीटी कहते हैं, ठीक है, मीटी ने कहा है दैट इट विल सून कम आउट विद पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव काइंड ऑफ स्कीम, जो है जो कि मोबाइल फोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए ऑलरेडी लाई जा चुकी है। व्हाइट गुड्स जैसे कि एयर कंडीशनर्स और वॉशिंग मशीन के लिए भी ऑलरेडी लाई जा चुकी है। अब वही चीज जो है किसके लिए लेकर आने वाले हैं?
PLI स्कीम जो है अभी काफी जल्दी कहा जा रहा था, ये लेकर आया जाएगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो 3D कंप्यूटर्स, जो आपके 3D प्रिंटर्स होते हैं, 3D प्रिंटर से जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, जो चीजें बनाई जाते हैं, आजकल देखा होगा आपने 3D प्रिंटर से बने हुए मोबाइल कवर्स, पॉकेट्स, बास्केट्स, ये मार्केट के अंदर सेल किए जाते हैं। उसके अंदर भी PLI स्कीम को लेकर आया जाएगा, जो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि नाम ही यही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जो इंसेंटिव है वो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद जितनी ज्यादा सेल्स करोगे, उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको मिलेगा। जितनी ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको मिलेगा। लेकिन कोस्ट कंपेटिटिवनेस फॉरेन गुड्स के अंदर थोड़ा ना लानी है, कोस्ट कंपेटिटिवनेस हमें डोमेस्टिक गुड्स में लानी है, ताकि फॉरेन गुड्स, चाइनीज गुड्स के कंपैरिजन में हमारी चीजें सस्ती हो सके और वो ज्यादा बिक सके। ठीक है, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स होते, ठीक है, उसके लिए भी PLI स्कीम को लेकर आया गया था। तो जिस भी एरिया के अंदर प्रोडक्शन सरकार सोचती है ज्यादा करनी है, वहां पर PLI स्कीम को लेकर आया जाता है, वहां पर इंसेंटिव दिया जाता है उस चीज को बढ़ाने के लिए। आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर है वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं, प्लीज इसको देख लीजिएगा। PIB से ये आपका इंफोग्राफिक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है साउथ चाइना सी को लेकर है, पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। चाइना जो है साउथ चाइना सी को क्लेम करता है अपनी 10 डैश लाइन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, चाइना क्लेम करते हैं इन एरियाज को ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक राइट, की हिस्ट्री से उसके राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो एरिया है इसे वियतनाम के द्वारा भी डिस्प्यूट किया जाता है। 10 सेकंड्स मैंने आपके शुरू कर दिया। रिसेंटली चाइनीज अथॉरिटीज ने कहा कि देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर अगर कोई भी वेसल आता है, क्योंकि ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, इवन तो है नहीं इनका टेरिटोरियल वाटर, किसका टेरिटोरियल वाटर है ये सिर्फ चाइना का टेरिटोरियल वाटर नहीं है। चाइना के साथ साथ दूसरी कंट्रीज जो है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है। ठीक है, और बताएं और कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पर? मैंने आपको काफी सारे नाम बताए हुए हैं, फिलीपींस है, मलेशिया है। ठीक है, इन कंट्रीज का भी ये टेरिटोरियल वाटर है। तो यहां पे चाइना कहता है कि जब भी आप इसके अंदर आओगे मुझे इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, तो कोई भी शिप आता है, कोई भी जहाज आता है इसके अंदर, तो पहले जो चाइना वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हालांकि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ये पूरा टेरिटोरियल वाटर चाइना का नहीं है, जो कि चाइना 9 डैश लाइन के बेसिस पे कंपेयर करता है। 10 नहीं है, 9 डैश लाइन है, ध्यान रखिएगा, मैं आपके ऊपर दिखाऊंगा अभी। और चाइना कहता है इसके ऊपर हमारे हिस्टोरिक राइट्स हैं, हिस्ट्री के टाइम से राइट्स। अब हिस्टोरिक राइट्स को प्रूव करना तो काफी सब्जेक्टिव होता है और काफी डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से यहां पर चाइना जो है सब्जेक्टिव गेम खेल रहा है। तो यहां पे इज इट डिस्प्यूटेड बाय वियतनाम, तो ये बात भी ठीक हो जाती है। वियतनाम हो, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब के द्वारा इसे डिस्प्यूट किया गया है। सो आंसर विल बी सी। यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो यहां पर ये देखिए पूरा एरिया जो है वो चाइना अपना बताता है, जो कि फिलीपींस का भी एरिया इसमें आ जाता है, इंडोनेशिया का भी आ जाता है, वियतनाम का भी आ जाता है, मलेशिया का भी आ जाता है। इसी वजह से चाइना को ये कहा जाता है कि भाई आप तो यहां पर हो, तो अपने एरिया को अपने तक ही लिमिट करो ना, क्योंकि अनक्लोज को आप नहीं मान रहे हो, आप मान रहे हो 9 डैश लाइन को, और अनक्लोज 9 डैश लाइन को नहीं मानता है, और इसी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अनक्लोज को लेकर है। पूछा गया अनक्लोज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाती है। दो स्टेटमेंट दी है। पहली कहती है इट गिव्स स्टेट्स द राइट टू एस्टैब्लिश अ टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। इसके अंदर क्या होता है, राज्य जो है या कंट्रीज की बात करें, उनको राइट है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक वो अपना टेरिटोरियल सी तक वो अपनी कोस्ट लाइन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक कहा जा रहा है कि एरिया उनका होता है। इट स्टेट्स दैट शिप्स ऑफ ऑल कंट्रीज एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। जो टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहां तक इनोसेंट पैसेज जो है वो अलाउ किया जाता है। अभी इनोसेंट पैसेज क्या होता है वो भी हम देखेंगे। जल्दी से आंसर करें इसका। अकॉर्डिंग टू अनक्लोज, अनक्लोज की बात माने, अनक्लोज वैसे है क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। टेरिटोरियल सी जो है दैट कैन बी डिफाइंड एज द एरिया जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कंट्रीज कोस्टल स्टेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये इंडिया की बाउंड्री है, तो यहां से 12 नॉटिकल माइल्स 12 nm तक का जो एरिया होता है, तो हमारा जो टेरिटोरियल सी का एरिया है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक, जैसे बाकी सभी कंट्रीज का है, हमारा एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कंट्रीज कोस्ट। तो मान लीजिए दिस इज द बेस लाइन, अगर हम माने कि ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, ये हमारी बेस लाइन है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो एरिया है वो टेरिटोरियल एरिया या टेरिटोरियल सी की तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इट ऑल्सो स्टेट्स, क्या अनक्लोज ये बताता है, शिप्स ऑफ ऑल कंट्रीज एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। क्या इस नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो हमारा एरिया है टेरिटोरियल सी का, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द टेरिटोरियल सी, क्या इसके अंदर सेफ पैसेज या कहें इनोसेंट पैसेज दूसरी शिप्स के द्वारा किया जा सकता है? तो हाँ, अगर वो कोई हथियार लेकर नहीं आ रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहां से गुजरना चाहते हैं, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, तो उनको ये राइट दिया जा सकता है। ठीक है, चाइना की जो 9 डैश लाइन है एंड द न्यू रूल्स जो कि
अनक्लोज के द्वारा इशू करे गए हैं वो वायलेशन में है। तभी अनक्लोज जो कि ऐसा एक कन्वेंशन है जिसको कि काफी सारी कंट्रीज फॉलो करती है, वो जो है 9 डैश लाइन जो चाइना की है उसके साथ मेल नहीं खाती है। ठीक है, यहां पर फिलहाल दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक थी, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इस रूल्स को लेकर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर नोटिफाइड बाय मीटी, मीटी के द्वारा इनको लेकर आया गया जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। हो सकता है अंडर इट सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इशू करता है ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इसके अंदर ईपीआर जो है वो भी लेकर आया गया है, इशू किया गया है सीपीसीबी के द्वारा। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में किसके द्वारा ये रूल्स जो थे लाए गए थे 2016 के अंदर, और यहां पर क्या इसके अंदर सीपीसीबी ईपीआर देता है। तो यहाँ पे पहले सेकंड स्टेटमेंट को देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी। 2016 की जो रूल्स थे उसके हिसाब से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो ई वेस्ट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंज्यूमर की नहीं होगी, वो प्रोड्यूसर की होगी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स सीपीसीबी इशू करता है ईपीआर ऑथराइजेशन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रिपल ई। ट्रिपल ई क्या है? इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ये जो है ई वेस्ट कलेक्शन का जो टारगेट्स एनुअल बेसिस पे ये प्रोड्यूसर को दिए गए, लेकिन ये जो रूल्स थे मीटी के द्वारा नहीं लाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो MOEFCC हमारी है, इसने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो होते हैं इसको लागू किया था 2016 के अंदर। ठीक है, सो फॉर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड 21 टाइप के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उनको ई वेस्ट के तरीके से डेजिग्नेट किया गया है ताकि ध्यान दिया जा सके कि इन 21 चीजों को हमें क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है सही तरीके से, इनको ई वेस्ट माना जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज व्हेन यू लाइक इट, जो यूट्यूब एल्गोरिदम है वो वीडियो को सपोर्ट करता है और हमारी पूरी टीम जो है उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। जल्दी से मैं 2 मिनट के अंदर आपको पूरा लेक्चर एक्टिवली रिवाइज कराता हूं। एक्टिवली रिवीजन का क्या मतलब होता है, एक्टिव रिवीजन का क्या मतलब होता है अभी बताता हूं, और फिर बाद में हम प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे होता है वो मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर पाए। एक्टिव रिवीजन का मतलब है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन हमने सारे देखे हैं उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए जो भी चीजें आपके दिमाग में हमने आती हैं यहाँ पे जो पढ़ी है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिकॉल करके लिख सके। तो जैसे ही स्क्रब टाइफस आपके सामने आया जल्दी से 4-5 चीजें इसको लेकर लिख दीजिए और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर करिएगा। फटाफट लिखिए कि ये से बुश टाइफस भी कहा जाता है, किसकी वजह से होता है ये बताइएगा, क्या ये वेक्टर बोर्न डिसीज है। सो ये चीजें भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चाइना, इंडिया, जापान जैसे एरिया के अंदर पाया जाता है और ये वेक्टर बोर्न डिसीज है। वेक्टर बोर्न डिसीजेस क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल दीजिए मुझे। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं जो कि आपके एंथ्रोपोड्स, मॉस्किटो, स्टिक्स, फ्लीज ब्लड फीडिंग होते हैं, उनकी वजह से वेक्टर बोर्न डिसीज जो है वो यहाँ पर देखी जाती है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर भी शामिल है। फेस सुपर ऐप किससे रिलेट करती है जल्दी से बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। जितना भी आपका व्हीकल रिलेटेड काम होता है, चाहे वो फिटनेस सर्टिफिकेट हो, पीयूसी को लेकर हो या फिर जो आपकी आरसी है उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको लेनी हो, ये सभी चीजें सुपर ऐप के ऊपर हो जाती हैं जो कि व्हीकल रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट डिस्कशन में हमने देखा था जो कि किस चीज को लेकर था, आकाश एस मिसाइल को लेकर है। आकाश एस मिसाइल की रेंज मुझे बताएं, क्या ये पटना के अंदर आती है, IGMDP के अंतर्गत आती है, ये बताइएगा। माउंटेनियस रीजन के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकती है और दूसरी क्रूज मिसाइल एयरक्राफ्ट को ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 25 से 30 किलोमीटर रेंज है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट था लेड। लेड के बारे में जल्दी से बताएं, ये क्या आर्टिफिशियल अकरिंग टॉक्सिक है या नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक है। यहाँ पर अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। व्हीकल्स को तो हम करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को भी ये नुकसान करता है और हमारी हेल्थ को और भी ज्यादा नुकसान करता है। इट्स अ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृष्णा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा एंड दिस कोड इज अवेलेबल फॉर प्रोबेबली कपल ऑफ डेज, लेकिन हाँ 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो ये 2 दिन से पहले भी बंद किया जा सकता है। एनसीईआरटी कोर्स अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कृष्णा 50 कोड। चलिए देन डिस्कशन हमारा हुआ था वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। किसने यहाँ पर अभी कहा है कि ये आने वाले टाइम में फैल सकता है, एक वार्निंग टाइप दी गई है। यहाँ पर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, रशिया के द्वारा वार्निंग दी गई है, मॉस्किटो के काटने से होता है, अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होता है। बर्ड्स का क्या रोल होता है जल्दी से बताएं, बताया था आपको, बर्ड्स प्ले द रोल ऑफ अ कैरियर, कैरियर का रोल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीएलआई स्कीम किस किस एरिया को लेकर लाई जा चुकी है, अभी 3D प्रिंटर से बनी चीजों को लेकर लाने की बात करी जा रही थी। इंक्रीमेंटल सेल हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कॉस्ट कंपेटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स की बात करी जाए, लोकल गुड्स की बात करी जाए, वहां पर इसको दिया जाता है। ठीक है,
देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए साउथ चाइना सी को लेकर हुआ था। साउथ चाइना सी की वजह से बताएं कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है पूरे एरिया को अपने साथ कैप्चर करके रखना चाह रहा है। सो देयर आर एरियाज, डिस्प्यूटेड एरियाज, जो कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस अपनी आवाज उठा रहे हैं। हिस्टोरिक राइट्स जो है वो बताए जाते हैं चाइना के द्वारा। भगवान जाने कि किस हिस्टोरिक राइट की बात ये यहां पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, चाइना जो है वो साउथ चाइना सी का जो पूरा एरिया 9 डैश लाइन के बेसिस पे वो कंसीडर करता है, जो कि पूरे तरीके से जो अनक्लोज है उसके फेवर में नहीं जाते हैं और अनक्लोज की जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वैसे भी हमेशा से चाइना यही रहा है, अपनी अलग से रफली बजाता है और वो यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि अपनी 9 डैश लाइन जो है उसको मानते हुए अनक्लोज को नेगेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनक्लोज में 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो जगह है उसको टेरिटोरियल सी माना जाता है। क्या यहाँ पे इनोसेंट पैसेज दिया जाता है, यस और नो? कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट टू इनोसेंट पैसेज जो है वो दिया जाता है, आंसर इज यस। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताएं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कौन से मंत्रालय के द्वारा लेकर आए गए थे। इसके अंदर 21 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको ऐड किया गया रूल्स के हिसाब से। सीपीसीबी ने यह भी कहा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि यहाँ पर इसको डिस्पोज करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है। कंज्यूमर का काम इतना है कि उसने प्रोडक्ट को परचेज किया, यूज किया, आपको पैसा पे किया, उसके बाद उसे डिस्पोज कैसे करना है वो आप देखेंगे। ठीक है, ये नोटिफाई करे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। अभी मैं जल्दी से, रिवीजन भी हो चुकी है, आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करिएगा और इस बार वीकेंड के ऊपर आपको 2 मॉक टेस्ट और मिलने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। 9 डैश लाइन क्या है बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैंने आपको बताया भी, आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, वीडियो को बैक लेकर जाएं, जो क्वेश्चन 9 डैश लाइन के ऊपर मैंने बताया था उसको देके आपको पता चलेगा। नहीं तो चाहे तो गूगल करके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से अपने मार्क्स मुझे लिखकर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कितना आपने स्कोर किया है। इस चीज को लेकर शर्माइएगा मत। रीजन इस शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है, छोटे लेवल से ही होती है और धीरे धीरे फिर हम उसे इंप्रूव करते हुए जाते हैं। देन यू विल सी कि आप टॉपर कैटेगरी में आना शुरू होंगे जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते जाते हैं, क्योंकि जिस भी चीज के ऊपर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करी जाती है वो चीज में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी ही देगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।